स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे थे। एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहचान पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी इसके बारे में हम कर चुके हैं। वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में भी ये आता है कि जो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल रहती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, तो जो भी इसका धारक होता है उसके बारे में विवरण जो भी है, उसका नाम पता वगैरह रहता है। सिग्नेचर ऑफ इट्स होल्डर, इसके धारक के हस्ताक्षर होते हैं। फोटोग्राफ ऑफ इट्स होल्डर, इसके धारक की तस्वीर होती है। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका सी आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या बोलेंगे, सिग्नेचर ऑफ इट्स होल्डर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे थंब इंप्रेशन नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड केवल लिटरेट पर्सन, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है, तो इसमें सी आंसर डी हो जाएगा। दी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आर अवेलेबल टू दी, पहचान पत्र किसके लिए उपलब्ध होते हैं, मेंबर ऑफ पब्लिक, जनता के सदस्यों के लिए, फॉर दी टूरिस्ट, जो भी आपके पर्यटक वगैरह होते हैं उनके लिए, हु फाइंड डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी इन दी टाउन, जिन्हें कस्बे में अपनी पहचान स्थापित करने में कठिनाई होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सी आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड किसके लिए होते हैं, सभी के लिए होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बट इज दी फीस फॉर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र के लिए शुल्क क्या है, कितनी फीस इसके लिए लगती है। 9 रुपीज़, 375 रुपीज़, 150 रुपीज़, या फिर 250 रुपीज़। तो इसका सी आंसर आपके पास हो जाएगा ए, 9 रुपीज़। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड या पहचान पत्र के लिए जो फीस है वो कितनी है, 9 रुपये है। बट इज दी वैलिडिटी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन कार्ड, पहचान पत्र की वैधता की बात करें, कितने समय के लिए वैलिड रहता है, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, या फिर 9 ईयर्स। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, 3 साल के लिए ये वैलिड रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, हु कैन इशू दी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, पहचान पत्र कौन जारी कर सकता है। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, बोथ दी अबव, या फिर बाय एनी पोस्ट ऑफिस। तो आपके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं केवल हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाते हैं। आवेदन आप इनके लिए सब पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। बहुत बार ये चीज़ें हम कर चुके हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एनी लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ एसपीएम शुड बी ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ दी एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर, आपके हेड ऑफ जो एसओ होता है, सब ऑफिस का जो प्रधान होता है या मुखिया होता है, तो एसपीएम की ओर से किसी भी तरह की या किसी भी काम के लिए कोई भी ढिलाई हो तो उसको किसके संज्ञान में लाना चाहिए। मतलब एसपीएम जो अपने काम करने में कोई भी आनाकानी करता है तो उस चीज़ के बारे में किसको बताया जाना चाहिए, सुपरिटेंडेंट को बताया जाएगा, पोस्ट मास्टर को, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, या फिर हेड पोस्ट मास्टर को। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट को इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। ध्यान रखना, एसपीएम की ओर से किसी भी तरह की कोई भी ढिलाई देखी जाती है काम के संबंध में तो उसको सुपरिटेंडेंट के संज्ञान में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एनी लैक्सिटी ऑन पार्ट ऑफ जीडीएस शुड बी ब्राउट टू दी नोटिस ऑफ, तो जीडीएस की ओर से अगर कोई भी काम में ढिलाई पाई जाती है तो उसके संबंध में किसको बताया जाएगा, सुपरिटेंडेंट को, इंस्पेक्टर को, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, या फिर हेड पोस्ट मास्टर को। तो किसको बताया जाता है, बी ऑप्शन से आ जाएगी, इंस्पेक्टर को बताया जाता है, निरीक्षक को बताया जाता है। एसपीएम की तरफ से कोई पाई जाती है तो किसको बताया जाएगा, सुपरिटेंडेंट को। जीडीएस की ओर से पाई जाती है तो इंस्पेक्टर पोस्ट को बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, दी पोस्ट मास्टर शुड टेस्ट दी पंक्चुअल क्लियरेंस ऑफ आउटसाइड लेटर बॉक्सेस बाय पोस्टिंग एड्रेस्ड टू हिमसेल्फ एंड नोट दी रिजल्ट इन हिज ऑर्डर बुक। पोस्ट मास्टर को स्वयं को संबोधित क्या पोस्ट करके बाहरी लेटर बॉक्स की समयबद्ध निकासी का परीक्षण करना चाहिए और परिणाम को अपनी आदेश पुस्तिका में भी दर्ज करना चाहिए। पोस्ट कार्ड, सर्विस लेटर, सर्विस पोस्ट कार्ड, या फिर टेस्ट लेटर्स। अब देखो जो भी आपके आउटसाइड लेटर बॉक्सेस होते हैं उनकी पंक्चुअल क्लियरेंस की, उनकी समय समय पर निकासी की जा रही है या नहीं की जा रही है, इस चीज़ को चेक करने के लिए पोस्ट मास्टर खुद को संबोधित एक उसमें क्या करता है, कोई चीज़ पोस्ट करता है, उसके बारे में हमें बताना है क्या पोस्ट करता है। सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, टेस्ट लेटर उसके द्वारा पोस्ट किया जाता है। वो क्या करेगा, खुद के पते पर एक टेस्ट लेटर को उस लेटर बॉक्स में डाल देता है। तो अगर वो समय पर उसकी निकासी करेंगे तो पोस्ट मास्टर को वो टेस्ट लेटर समय पर मिल जाएगा। अगर वो समय पर उसकी निकासी नहीं करते हैं तो समय पर टेस्ट लेटर पोस्ट मास्टर के पास नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, पंक्चुअल क्लियरेंस आउटसाइड लेटर बॉक्सेस की चेक कर लेता है।
द लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर सिक्योर्ड इन विच काइंड ऑफ बंडल्स, तो निर्देश पत्र किस प्रकार के बंडलों में सुरक्षित रखे जाते हैं, किस तरह से उनको सिक्योर किया जाता है, इन डेली बंडल्स, इन मंथली बंडल्स, इन वीकली बंडल्स या फिर इन ईयरली बंडल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इन डेली बंडल्स, दैनिक बंडलों में उन्हें संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शंस इज मेंटेन्ड ऑन विच फोरम, प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक किस प्रपत्र पर रखी जाती है, MS-88, MS-12, M-32 या फिर S-32। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा M-32 के ऊपर इसको बनाया जाता है। बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन प्राप्तकर्ता के निर्देशों की पुस्तक, तो प्राप्तकर्ता जो भी निर्देश देता है उसके लेखों के संबंध में, उनकी रिडायरेक्शन के बारे में, ये सारी चीज़ों के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनके जो भी आपकी बुक होती है वो M-32 के ऊपर बनाई जाती है। What is the validity of the temporary instructions given by the address? अब जो प्राप्तकर्ता के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं दो तरह के रहते हैं, एक आपके टेम्परेरी होते हैं, दूसरे होते हैं परमानेंट। तो टेम्परेरी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी वैलिडिटी अलग होती है, जो आपकी परमानेंट इंस्ट्रक्शन रहती है उनकी वैलिडिटी अलग रहती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं कितने समय के लिए वैध रहती हैं, 3 साल, 5 साल, 10 या फिर 3 साल। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, 3 महीने, सॉरी यहाँ पे 3 मंथ्स है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं 3 महीनों के लिए वैध रहेंगी, उसके बाद वो डिस्पोज कर दी जाती हैं, उसके बाद उनकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, बट इज द वैलिडिटी ऑफ द परमानेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द एड्रेसी, प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए स्थायी निर्देशों की वैधता क्या रहेगी। तो आपके जो अस्थायी निर्देश हैं उनकी वैधता हो जाएगी 3 महीने, वहीं पे अगर वो स्थायी निर्देश देता है तो 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 3 साल, 3 महीने। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस रहती हैं परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, ये 3 साल तक वैलिड रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड एंड वैल्यू पेबल आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग, पंजीकृत बीमित और वीपी वस्तुएं डाक घर की खिड़की पर किस समय के दौरान वितरित की जाएंगी। ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान, फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के लिए। ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर देयर बुकिंग, उनकी बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के दौरान, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द सुपरिटेंडेंट। तो ध्यान रखना ये हम क्योंकि पहले भी कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में, अगर विंडो डिलीवरी किसी भी लेख की जानी है और वो लेख आपका पंजीकृत, इंश्योर्ड या वैल्यू पेबल आर्टिकल है, तो जो समय निर्धारित है इनकी बुकिंग के लिए कि इस समय इनकी बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि समय आपके जो वर्किंग आवर्स के बारे में हमने किया था पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कि आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं तो उसमें जो समय सीमा है उसके भीतर आपको बुकिंग करनी होती है। तो जो समय सीमा इनकी बुकिंग के लिए निर्धारित है वही समय इनकी विंडो डिलीवरी के लिए भी निर्धारित होगा, उसी समय इनकी विंडो डिलीवरी भी की जाएगी। विंडो डिलीवरी क्या होती है, जहां पे प्राप्तकर्ता स्वयं या प्राप्तकर्ता का एजेंट या सर्वेंट वगैरह खुद आके डाकघर की खिड़की पर लेखों का वितरण लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी हो जाएगा। ड्यूरिंग आवर्स फिक्स्ड फॉर देयर बुकिंग, उनकी बुकिंग के लिए निर्धारित घंटों के दौरान ही ऐसी वस्तुओं की विंडो डिलीवरी की जाएगी। The registered abstract is divided into how many parts? पंजीकृत सार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 5 या फिर 10। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, से आ जाएगा 2 भागों में विभाजित किया गया है। The registered abstract is divided into, तो ऊपर हमने किया कि जो पंजीकृत सार है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन कौन कौन से ये भाग हैं, रिसिप्ट्स, इशूड, बोथ दी वब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सी आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। रिसिप्ट्स प्राप्तियां और इशूड जो भी प्रेषण वगैरह होते हैं, तो ये 2 आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्ड सार के भाग हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स थ्रू एन अल्टरनेटिव सिस्टम नोन एज डिलीवरी स्लिप सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सब ऑफिस और हेड ऑफिस अंडर द ऑर्डर्स ऑफ। एक वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की डिलीवरी, जिसे डिलीवरी स्लिप सिस्टम के रूप में जाना जाता है, उप कार्यालय या प्रधान कार्यालय में किसके आदेश के तहत शुरू की जा सकती है। ऑप्शन है आपके पास, सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर या फिर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के पोस्ट जो होता है उसके आदेश के अनुसार ये जो आपका डिलीवरी स्लिप सिस्टम है इसको लागू किया जा सकता है या शुरू किया जा सकता है। इसी ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके पास, ए हो जाएगी, सुपरिटेंडेंट।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिलीवरी स्लिप सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी स्लिप सिस्टम के बारे में सही है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, अंडर दिस सिस्टम द रिसिप्ट साइंड बाय एड्रेस इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो इस प्रणाली के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद तैयार नहीं की जाती है। अब डिलीवरी स्लिप सिस्टम में क्या रहता है, जो भी आपके पंजीकृत लेख वगैरह होते हैं उन सभी को डिलीवरी स्लिप सिस्टम में ऐड किया जाता है, मतलब जो डिलीवरी स्लिप बनाई जाती है उसमें उन सभी लेखों को दर्ज किया जाता है। अब दर्ज किया जाता है तो हस्ताक्षर के लिए भी वहां पे जगह बनाई जाती है प्राप्त, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर्ड आपके आर्टिकल इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल्स वगैरह हैं इस तरह के लेखों का वितरण किया जाता है तो प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर लिए जाते हैं एक रिसिप्ट के ऊपर। लेकिन अगर डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत इन लेखों का वितरण किया जाता है तो जो हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता से रसीद के ऊपर लिए जाने हैं वो कहां पे लिए जाएंगे, डिलीवरी स्लिप के ऊपर लिए जाते हैं। तो इसके लिए फिर आपको अलग से जो भी रसीद होती है वो तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। पोस्टमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर द पर्टिकुलर्स ऑफ आर्टिकल्स इन पोस्टमैन्स बुक, डाकिए को अपनी जो डाकिया पुस्तक होती है पोस्टमैन बुक होती है उसमें लेखों के विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डिलीवरी स्लिप में वो सारे विवरण ऑलरेडी दर्ज होते हैं। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स शुड नॉट बी एंटर्ड इंडिविजुअली इन द रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट, रजिस्टर सार में भी पंजीकृत वस्तुओं की जो संख्या होती है उसको व्यक्तिगत रूप से दर्ज नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें से आ जाएंगी, डिलीवरी स्लिप के बारे में डी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्पेशल फॉरम्स ऑफ रजिस्टर्ड जर्नल्स आर सप्लाइड टू फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विच पोस्ट एट लीस्ट, फर्मों और अन्य संस्थानों को पंजीकृत पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों की आपूर्ति की जाती है जो कम से कम कितने लेख पोस्ट करते हैं। 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमित वस्तुओं सहित 10 पंजीकृत वस्तुओं को पोस्ट करने वाले जो भी फर्म्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये सप्लाई किए जाते हैं 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल अदर देन इंश्योर्ड आर्टिकल, बीमित वस्तुओं के अलावा 10 पंजीकृत वस्तुएं, मोर देन 2 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मोर देन 1 रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो इसमें सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आंसर आएगा इसमें भी 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अदर देन इंश्योर्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्म होते हैं रजिस्टर्ड जर्नल के किनको सप्लाई किए जाते हैं, ऐसी फर्म्स और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक दिन में, डेली की लिमिट यहाँ पे बताई गई, जो एक दिन में कम से कम 10 पंजीकृत वस्तुओं को पोस्ट करते हैं। और पंजीकृत वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, इंश्योर्ड नहीं होनी चाहिए, बीमित नहीं होनी चाहिए, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल इन केस ऑफ पार्सल मेल इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फोरम, तो पार्सल मेल के लिए मामले में जो विशेष पंजीकृत जर्नल होता है किस फोरम पर तैयार किया जाता है, RP 69, RP 70, RP 33 या फिर RP 32। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, RP 69 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, द स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल इन केस ऑफ लेटर मेल इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फोरम, पत्र मेल के मामले में विशेष पंजीकृत पत्रिका किस प्रपत्र पर तैयार की जाती है, RP 69, RP 70, RP 33 या फिर RP 32। तो इसका सी आंसर आप क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, RP 70 के ऊपर। और यहाँ पे ऊपर जो हमने किया पार्सल मेल वाला वो किसके ऊपर तैयार किया जाता है, RP 70 के ऊपर तैयार किया जाता है। बट इज फॉर्म नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल रजिस्टर, सांख्यिकी रजिस्टर का फॉर्म नंबर क्या होता है, MS12, RP 33, MS 13 या फिर M 13। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, MS 13 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। भाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। और इनमें अगर आपको कहीं भी छोटी सी भी गलती नजर आए जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि आपको इनमें बिल्कुल ध्यान से रखना है M के साथ S लगा है या नहीं लगा है, M अकेला है या नहीं अकेला है, तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसमें कोई आपको गलती नजर आए, ठीक है, जो भी फॉर्म नंबर हम कर रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में उस चीज के बारे में आप बताएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, बट इज द फॉरम नंबर ऑफ मंथली स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट, मासिक सांख्यिकी सार का फॉरम नंबर क्या होता है, MS12, RP 33, MS 14 या फिर M 13। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, MS 14 आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, रूट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फोरम, रूट लिस्ट जो होती है कौन से प्रपत्र पर इसको तैयार किया जाता है। तो इसका सी आंसर होगा आपके पास बी, M 53 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, हु प्रिपेयर दी रूट लिस्ट एंड सेंट टू इट विलेज पोस्टमैन, रूट लिस्ट को किसके द्वारा तैयार करके गांव के डाकिया को भेजा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो रूट लिस्ट होती है किसे भेजी जाती है, जो विलेज पोस्टमैन होते हैं, ग्रामीण डाकिये होते हैं, उनको भेजी जाती है। लेकिन तैयार कौन करेगा, सुपरिटेंडेंट, सब डिविजनल इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर या फिर हेड पोस्ट मास्टर। सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा ये तैयार की जाती है, उपमंडल निरीक्षक के द्वारा इसे तैयार किया जाएगा।
मनी ऑर्डर अवलोंग स्टैंप, इंश्योरेंस स्टैंप आर केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ। मनी ऑर्डर है आपकी अवलोंग स्टैंप, मनी ऑर्डर अवलोंग स्टैंप जिसे कहा जाता है। उसके बाद आपकी बीमा स्टैंप क्या, और उसके बाद आपकी कौन सी आ जाएगी, मनी ऑर्डर हो गया, अवलोंग स्टैंप हो गया और साथ में इंश्योरेंस स्टैंप। ये सारी किसके संरक्षण में रहती हैं, पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन या फिर सुप्रिटेंडेंट। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ए आ जाएगा। 25th की ए ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगी। पोस्ट मास्टर के संरक्षण में इनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द फोरम नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम। सांख्यिकी ज्ञापन की प्रपत्र संख्या क्या है, MS14, MS13, MS14A या फिर MS12। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा MS14A। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, व्हेन डिड स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय MO रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल असिस्टेंट। मनी ऑर्डर पंजीकरण सहायक एवं पार्सल सहायक द्वारा सांख्यिकी ज्ञापन को कब तैयार किया जाता है, ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह की पहली तारीख को, ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के अंतिम दिन को, इन एवरी वीक, हर हफ्ते तैयार किया जाता है, ऑन 15th ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह की 15 तारीख को। सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे आपका जो स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, MO रजिस्ट्रेशन और पार्सल असिस्टेंट के द्वारा। कब तैयार किया जाता है, हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है। ए ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द पोस्ट मास्टर चेक्स द करेक्टनेस ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी एंट्रीज इन स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट विच आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इनिशियल एंट्रीज सो चेक्ड। पोस्ट मास्टर सांख्यिकी सार की कम से कम कितनी प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करता है जिन्हें रैंडमली चुना जाता है और इस तरह से जांच की गई प्रविष्टियों के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट की बात की गई है कि पोस्ट मास्टर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट में से कम कितनी एंट्रीज की जांच करता है, करेक्टनेस उनकी चेक करता है और उनको रैंडमली चुनता है। बीच बीच में से चुन लेता है, ये एंट्री देख ली, दूसरी देख ली, इस तरह से वो रैंडमली चुन के कम से कम कितनी एंट्रीज या कितनी प्रविष्टियों की जांच करता है और जांच की गई एंट्रियों के लिए वो हस्ताक्षर करता है 10, 20, 15 या फिर 5। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 20 एंट्रीज की वो करेक्टनेस की जांच करता है। बी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम शुड पंक्चुअली सबमिटेड बाय पोस्ट मास्टर टू हेड ऑफ सर्कल ऑन। तो सांख्यिकी ज्ञापन को पोस्ट मास्टर द्वारा सर्कल के प्रमुख को समय समय पर, किस समय पर जमा किया जाना चाहिए, सबमिट किया जाना चाहिए, ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ या फिर ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एट एनी टाइम। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा, ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक माह की 10 तारीख को पोस्ट मास्टर के द्वारा जो भी स्टैटिस्टिकल मेमोरेंडम होता है उसको काउंटर साइन करके सबमिट करना होता है। किसको करना होता है, हेड ऑफ सर्कल को, CPMG को करना होता है। बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ एक्नॉलेजमेंट इज ब्रॉट बैक बाय द पोस्टमैन अनसाइंड, एड्रेसी रिफ्यूज्ड टू साइन इट, देन व्हाट शुड डू। यदि डाकिया द्वारा पावती को बिना हस्ताक्षर के लाया जाता है तो क्या करना चाहिए। प्राप्तकर्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मान लीजिए कोई लेख है, प्राप्तकर्ता उसको वितरित करने के लिए लेकर जाता है। अब मान लीजिए वो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, उसके लिए क्या, उसके साथ आपकी एक एक्नॉलेजमेंट लगी हुई है। अब प्राप्तकर्ता क्या करता है, प्राप्तकर्ता उस रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट को जब डाकिया बिना साइन किए हुए डाकघर में वापस लेके आता है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू सेंडर विद सुटेबल रिमार्क अंडर पोस्ट मास्टर सिग्नेचर। पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के तहत उपयुक्त टिप्पणी के साथ प्रेषक को पावती अग्रेषित की जानी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी साइंड, पावती जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर होने ही चाहिए, कंपल्सरी है। पोस्टमैन अगेन सेंट टू ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी, डाकिया को फिर से प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय पोस्ट ऑफिस, डाकघर के द्वारा एक्नॉलेजमेंट को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू सेंडर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्नॉलेजमेंट जो पावती उसको सेंडर को, प्रेषक को अग्रेषित किया जाएगा पोस्ट मास्टर के सिग्नेचर के अंडर। उसके ऊपर सुटेबल रिमार्क भी होना चाहिए, उचित टिप्पणी भी उसके ऊपर होनी चाहिए। ये ऑप्शन से आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, द सेंडर ऑफ एन इनलैंड रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन ऑब्टेन एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एड्रेसेस रिसिप्ट एंड फॉर इट एप्लीकेशन मेड टू पोस्ट ऑफिस विद इन। एक अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु का प्रेषक प्राप्तकर्ता की रसीद की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है और इसके लिए डाकघर को कितने समय के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, जहाँ पे मान लीजिए कोई भी पंजीकृत लेख भेजा जाता है तो जब उसका वितरण किया जाता है प्राप्तकर्ता से एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अब उस ओरिजिनल रिसिप्ट की एक कॉपी अगर सेंडर चाहता है कि मुझे उसके द्वारा हस्ताक्षर की हुई जो भी रिसिप्ट है उसकी एक कॉपी चाहिए, तो कितने समय के भीतर वो इस कॉपी के लिए आवेदन कर सकता है। 6 months फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेस साइंड दी ओरिजिनल रिसिप्ट। प्राप्तकर्ता द्वारा मूल रसीद पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 6 महीने। 6 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग, 1 year फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेस साइंड दी ओरिजिनल रिसिप्ट, या फिर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। 6 months फ्रॉम डेट ऑन विच एड्रेस साइंड दी ओरिजिनल रिसिप्ट। प्राप्तकर्ता द्वारा मूल रसीद पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 6 महीने, मतलब जब उसने प्राप्तकर्ता ने उस ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे उस डेट से 6 महीने के भीतर आप उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एड्रेसेस रिसिप्ट। प्राप्तकर्ता की रसीद की जो सत्यापित प्रति है, जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन किया उसी के बारे में कि कौन सा सत्य है। द फीस ऑफ 2 rupees इन शेप ऑफ पोस्टेज स्टैंप शुड बी अफिक्स्ड टू द एप्लीकेशन फॉर इट। 2 रुपए की फीस डाक टिकट के रूप में इसके लिए आवेदन पत्र पर चिपकी होनी चाहिए, मतलब इसके लिए फीस ली जाएगी। 2 रुपए कैसे ली जाएगी, पोस्टेज स्टैंप्स के डाक टिकटों के रूप में ली जाएगी जो कि आवेदन पत्र के साथ चिपकी होनी चाहिए। द कॉपी ऑफ रिसिप्ट विल बी इम्प्रेस्ड विद डेट स्टैंप ऑन विच इट इज मेड। दूसरी बात, यहाँ पे रसीद की प्रति जिस तारीख को बनाई जाती है उस तारीख की इसके ऊपर तारीख मुहर होनी चाहिए। इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण के कार्यालय में, वितरण का कार्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जब वहाँ पे उस रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसको पंजीकृत लेख का वितरण किया गया था और प्राप्तकर्ता ने उसके लिए हस्ताक्षर किए थे रिसिप्ट के ऊपर। द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, in office of delivery an exact copy of addresses receipt will be prepared and duly attested by postmaster's signature and sent directly to sender as postal service। वितरण के कार्यालय में प्राप्तकर्ता की रसीद की उसी तरह से एक प्रति तैयार की जाएगी और उसको पोस्ट मास्टर के द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया जाएगा। पोस्ट मास्टर को उसका सत्यापित करेगा, अटेस्टेड करेगा और फिर वो सीधे प्रेषक को पोस्टल सर्विस के ऊपर भेज दी जाएगी। ऑल ऑफ द अबव। सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये सभी आपकी बिल्कुल सही है। प्राप्तकर्ता की जो भी रसीद होती है, ठीक है, जो भी प्राप्तकर्ता के द्वारा रसीद के ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं उसकी सत्यापित प्रति के बारे में ये सारी बातें सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिडायरेक्शन ऑफ इनलैंड पार्सल्स। अंतर्देशीय जो पार्सल होते हैं उनके पुनर्निर्देशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एड्रेसी और ऑथराइज्ड एजेंट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड केप्ट ऑन रिकॉर्ड। प्राप्तकर्ता या अधिकृत एजेंट जो होता है उसके लिखित निर्देश प्राप्त किए जाने चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। इनलैंड पार्सल्स कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड आउट ऑफ इंडिया। अंतर्देशीय पार्सल को भारत के बाहर पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता है। रिडायरेक्शन फीस में बी पेड इन एडवांस और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। पुनः प्रेषण या पुनः निर्देशन जो शुल्क होता है आप उसको एडवांस में भी दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, कौन, आपका एजेंट, आपका सर्वेंट दे सकता है, या फिर जब उसका वितरण किया जाएगा उसके समय भी आपके जो रिडायरेक्शन चार्जेस है उनका भुगतान किया जा सकता है। क्योंकि इंग्लैंड में आपके केवल पार्सल ही ऐसे एक डाक वस्तु है जिसके लिए आपको रिडायरेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो रिडायरेक्शन चार्जेस आप चाहें तो पहले रिडायरेक्शन के भी दे सकते हैं और रिडायरेक्शन के बाद भी दे सकते हैं। ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फर्म्स एंड अदर एड्रेसेस फॉर हुम आर्टिकल्स ऑफ आइदर क्लास आर फाउंड शुड बी सेपरेटेड एंड एंटर्ड इन डुप्लीकेट इन द स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट। फर्म और अन्य प्राप्तकर्ता जिनके लिए किसी भी वर्ग के लेख पाए जाते हैं, कितने, कम से कम कितने लेख पाए जाते हैं, उन्हें अलग कर लिया जाता है और फिर सूची के विशेष प्रपत्र में 2 प्रतियों में दर्ज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी फर्म है या कोई भी ऐसा प्राप्तकर्ता, उसके लिए कम से कम कितने अगर लेख आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, उनको अलग
कर लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जो स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जाती है, 2 प्रतियां उसकी बनाई जाती हैं, उनमें आपकी ये जो डुप्लीकेट बनाई जाएंगी उनमें इन लेखों को दर्ज किया जाता है। तो कितने लेख होने चाहिए, कम से कम 2 और मोर, 1 और मोर, 3 और मोर या फिर 10 और मोर। तो इसका सी आंसर आपके पास आ जाएगा सी, 3 या 3 से अधिक लेख होने पर, अगर एक ही फर्म के लिए, एक ही प्राप्तकर्ता के लिए 3 या 3 से अधिक लेख हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी क्लास के हो, तो उन्हें स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट में दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सी हो जाएगी। और ये स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट जो होती है इसको डुप्लीकेट में इसकी 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच फॉरम, तो ये जो आपकी स्पेशल फॉर्म ऑफ लिस्ट होती है कौन से प्रपत्र के ऊपर इसको तैयार किया जाता है, RP 57, RP 56, MS 87 या फिर S 37। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RP 57 के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यूएबल आर्टिकल्स, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यदेय वस्तुओं के बारे में सही है। VPMO फॉरम इज फोल्डेड इन 3 पार्ट्स एंड फास्टेंड सिक्योरली टू द आर्टिकल। तो VPMO फॉर्म जो होता है, वैल्यूएबल मनी ऑर्डर फॉर्म जो होता है, इसको 3 भागों में मोड़ा जाता है और वस्तु के साथ इसको अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। आर्टिकल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस द टोन ऑफ पेमेंट शोन इन द फॉर्म इज गिवन वेयर दी आर्टिकल इज बुक। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि VPMO फॉर्म में जो टोन ऑफ पेमेंट दर्शाया जाएगा वो वही होना चाहिए जहां पे आर्टिकल को आप बुक कर रहे हैं, नहीं तो लेख आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दी वैल्यू ऑफ सिंगल VPMO शुड नॉट एक्सीड 5000 रुपीज। आपके जो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर होते हैं उनकी वैल्यू 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सी आंसर 36 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये सभी बातें वैल्यूएबल आर्टिकल्स के बारे में बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, में सैंक्शन द यूज ऑफ स्पेशल फॉरम्स ऑफ VP जर्नल्स बाय फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बल्क मेलर्स, फर्मों, संस्थानों और बल्क मेलर्स। बल्क मेलर थोक ग्राहक बड़ी संख्या में डाक को जो पोस्ट करते हैं उनके द्वारा BP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों का उपयोग करने के लिए कौन मंजूरी दे सकता है, सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या फिर हेड पोस्ट मास्टर। सी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा ये चीज जो है सैंक्शन की जाती है। सो स्पेशल फोरम ऑफ BP जर्नल जो है किसके द्वारा सैंक्शन किए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट के द्वारा, कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ए ऑप्शन से आ जाएगी। ओकेजनल बल्क मेलर्स कैन यूज स्पेशल फॉरम्स ऑफ VP जर्नल्स। ओकेजनल बल्क मेलर जो कभी कभार डाक बड़ी संख्या में पोस्ट करते हैं, थोक ग्राहक है लेकिन ओकेजनल है, कभी कभार आते हैं, तो उनको क्या वो भी आपके स्पेशल फॉर्म ऑफ BP जर्नल का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फॉल्स है, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है, नीचे दी गई है, देखते हैं। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस में सैंक्शन द यूज ऑफ स्पेशल फॉरम्स ऑफ VP जर्नल्स बाय फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड बल्क मेलर्स हु पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक, फर्मों, संस्थानों और बल्क मेलर्स द्वारा VP पत्रिकाओं के विशेष प्रपत्रों के उपयोग की मंजूरी दे सकते हैं जो कितनी संख्या में पोस्टिंग करते हैं, 20 और मोर आर्टिकल्स पर डे, 20 या 20 से अधिक लेख प्रतिदिन, 10 और मोर आर्टिकल्स पर डे, 200 और मोर आर्टिकल्स इन अ मंथ, एनीवन कैन यूज इट। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, एक महीने में 200 या 200 से अधिक लेखों को पोस्ट करने वाला कोई भी फर्म है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी बल्क मेलर है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा उसको स्पेशल फॉर्म ऑफ BP जर्नल्स का प्रयोग करने की मंजूरी दी जा सकती है। सी ऑप्शन से आ जाएगी। बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बुक ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना पुस्तक जो होती है इसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ओनली बाय हेड ऑफिस, ओनली बाय सब ऑफिस। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, हेड ऑफिस और सब ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, द बुक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड ऑन विच फोरम। सूचना पुस्तक किस प्रपत्र पर रखी जाती है, MS 27, MS 28, MS 104 या फिर MS 103। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, MS 104 के ऊपर इसको मेंटेन किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फोरम नंबर ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट। तो विंडो डिलीवरी टिकट के लिए हमने बहुत जगह पे पढ़ा है विंडो डिलीवरी टिकट का फोरम नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, M24 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू हेड ऑफिसेज एंड सब ऑफिसेज इज सप्लाइड बाई। प्रधान कार्यालयों और उप कार्यालयों को, ठीक है, आपके जो हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं या सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनके जो बिजनेस आवर्स होते हैं उसकी सूचना उन्हें किसके द्वारा प्रदान की जाती है।
पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट के द्वारा। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं हेड ऑफिस और सब ऑफिस की यहाँ पे बात की गई है, तो हेड ऑफिस और सब ऑफिस के लिए सुपरिटेंडेंट के द्वारा इनको सप्लाई किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस टू ब्रांच ऑफिसेज इज सप्लाइड बाई, शाखा कार्यालयों को व्यवसाय के घंटे की सूचना किसके द्वारा प्रदान की जाती है, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा। तो ब्रांच ऑफिस को सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई किए जाते हैं, और अगर हेड ऑफिस और सब ऑफिस की बात करें तो सुपरिटेंडेंट के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन द केस ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिसेज हु विल इशू द नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस, प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघरों के मामले में कारोबार के घंटों का नोटिस या सूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, वहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट मास्टर स्वयं वहाँ पे जो भी आपका नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस होता है उसको जारी करता है, ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, हु मस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एग्जामाइन द रजिस्टर ऑफ विलेज पोस्टमैन एंड विजिट बुक ऑफ विलेज पोस्टमैन, किसे समय समय पर ग्राम डाकिया के रजिस्टर एवं ग्राम डाकिया की विजिट बुक की जांच करनी चाहिए, पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, सुपरिटेंडेंट या फिर एनीवन कैन अबव। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा समय समय पर जो विलेज पोस्टमैन आपके रजिस्टर होता है, रजिस्टर विलेज पोस्टमैन या विजिट बुक उसकी जो होती है उसकी जांच करनी चाहिए, ऑप्शन से आ जाएगी। Who must prepare the statement of cases pending at the end of the preceding month, पिछले मंथ के अंत में जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनके विवरण किसके द्वारा तैयार किए जाने चाहिए, सुपरिटेंडेंट, सब पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर। ये आंसर आपके पास आ जाएगा डी, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के द्वारा तैयार किए जाते हैं, डी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ अ स्टेटमेंट ऑफ केसेस पेंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर इन विच फॉर्म, प्रत्येक माह की पहली तारीख को पिछले माह के अंत में जो भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनके विवरण प्रथम श्रेणी पोस्ट मास्टर द्वारा, ऊपर हमने क्वेश्चन किया किसके द्वारा इनका विवरण तैयार किया जाता है, प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर के द्वारा, लेकिन किस प्रपत्र में किया जाता है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, CPT 3 में किया जाता है, ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, What is the forum number of monthly time statements and who must prepare it, मासिक समय विवरणों की फोरम संख्या, ठीक है, आपके मंथली टाइम स्टेटमेंट जो होते हैं उनका फोरम नंबर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सभी में M8 दिया तो इसका मतलब कंफर्म है कि मंथली टाइम स्टेटमेंट का जो फोरम नंबर होता है M8 होता है, लेकिन इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सी आंसर आएगा बाई द टर्मिनल ऑफिस, टर्मिनल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 49 की सही हो जाएगी। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके पास, व्हेन अ वैल्यू पेबल आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड देन इंटीमेशन शुड बी सर्व्ड टू, जब एक मूल्य दे वस्तु को पुनर्निर्देशित किया जाता है तो सूचना जो अब किसे दी जानी चाहिए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ टू द एड्रेसी, टू द सेंडर या टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। से आंसर आएगा आपके पास ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को दी जानी चाहिए, ऑप्शन से आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वॉल्यूम 6 पार्ट 1 के लिए ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसमें हमने फोरम नंबर्स बहुत ज़्यादा किए हैं, तो उसमें आपको कोई गलती नजर आए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।